नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, कल यूपी के विधानसभा में नेता विपक्ष और सपा के वरिष्ठ सदस्य पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी माता प्रसाद पांडे ने सदन में एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। माता प्रसाद जी ने सदन में कहा कि यूपी में पुलिस अधिकारी से लेकर थानेदार तक जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठा रहे हैं या नहीं उठाते हैं और ये सीधे सीधे कार्यपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका की उपेक्षा का मामला बनता है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। गौरतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे कि क्या यूपी में कार्यपालिका स्वच्छंद हो गई है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, खासकर यूपी की मौजूदा पॉलिटिक्स को लेकर। मिट्टी में मिला देंगे, सदन में ही सीएम योगी का ये बयान आया था और आपको ये बयान याद भी होगा। और उसके बाद इस बयान से संबंधित अपराधी का क्या हश्र हुआ, ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं, उत्तर प्रदेश की सत्ता का नया संविधान है। लेकिन जरा ठहरिए, जिस खाकी वर्दी के दम पर माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, मिट्टी में मिलाए जाने का काम किया जा रहा है, क्या इन दिनों उसी खाकी वर्दी पर अब दाग लग रहे हैं? क्या राम राज्य के दावे के पीछे पुलिस राज की काली सच्चाई छिपी हुई है? इसी बात पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जब सत्ता पक्ष का विधायक अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ जाए तब, और जब रक्षक ही भक्षक बनकर वसूली करने लगे, तो सवाल उठता है कि योगी की सबसे बड़ी ताकत कहीं अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन रही है। हालांकि 2027 अभी दूर है, लेकिन यूपी में बारूद बिछ चुका है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व बुलडोजर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पीडीए और जाति का हथियार है। लेकिन आज हम आपको वो दिखाएंगे जो हेडलाइंस में नहीं है। हम आपको ले चलेंगे थानों के उन अंधेरे कमरों में जहां न्याय नहीं डील होती है। हम डिकोड करेंगे अखिलेश के उस डर को जिसने उन्हें दबदबा बोलने पर मजबूर कर दिया। और क्या ओवैसी की एंट्री से फिर पलटेगा यूपी का खेल? साल 2017 से पहले यूपी की पहचान क्या थी, आप बताइए कि आखिर क्या पहचान थी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की? कट्टा, कारतूस और कर्फ्यू। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली और एक ही मंत्र दिया कि अपराध बर्दाश्त नहीं है और अपराधियों की खैर नहीं है। आंकड़े गवाह है कि डकैती में लगभग 89% की कमी, लूट में 85% की गिरावट। योगी आदित्यनाथ इसे राम राज्य कहते हैं। वो कहते हैं कि अब यूपी में उपद्रव नहीं उत्सव होता है और यूपी अब उत्सव प्रदेश है। लेकिन शब्द से ज्यादा असरदार होता है वो वीडियो जो पूरे देश ने देखा, जब विधानसभा में योगी ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर वो बयान दिया था कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप भी तोड़ता है। फिर क्या था? वो बयान योगी का ब्रांड बन गया, या यूं कहें योगी ब्रांड बन गया। जनता को ये आक्रामकता बेहद पसंद आई और 2022 की जीत इसी भयमुक्त समाज की नींव पर टिकी थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिक्के का दूसरा पहलू अब डराने लगा है। जिस पुलिस को योगी ने फ्री हैंड दिया है, क्या वो पुलिस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है? बड़ा सवाल है। चलते हैं संभल। संभल दंगाइयों का गढ़ कहा जाता था। योगी ने यहां सख्ती की, बेहद सख्ती की, लेकिन इसी संभल में एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, यानी पुलिस की वो एलीट टीम जो अपराध को खत्म करने के लिए बनी हुई है, खुद अपराधी बन गई या उसने अपराध का साथ ले लिया। आस मोहम्मद को उठाया, पैसा लिया और छोड़ दिया। जाहिर है, जब रक्षक ही भक्षक बनने लगे तो जनता कहां जाएगी? अब इस मौके का फायदा उठाया अखिलेश यादव ने। जी हां, अखिलेश यादव ने इसी नब्ज को पकड़ने की कोशिश की है या वो पकड़ रहे हैं।
वो जानते हैं कि योगी की जो हिंदुत्व वाली छवि है उस पर वो चोट नहीं पहुंचा सकते हैं और इसलिए वो उनकी जो सख्त प्रशासक की छवि है उस पर हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं और उनका नारा अब घर घर पहुंच रहा है, हथेली गर्म और पुलिस नरम। और एक ही चीज उत्तर प्रदेश में चल रही है, हथेली गरम पुलिस नरम, हथेली गरम और पुलिस नरम, ये तरीका चल रहा है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, दर्द घर के अंदर भी है। सीतापुर से बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी जब अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए तो लखनऊ हिल गया। बागपत में एक पीड़ित ने वीडियो बनाकर जहर खा लिया क्योंकि पुलिस वाली मैडम रिश्वत मांग रही थी। ये घटनाएं बता रही हैं कि ऊपर से आदेश चाहे जितना भी सख्त हो, नीचे सिस्टम में कुछ गड़बड़ चल रहा है या यूं कहें दीमक लग रहा है। अब अखिलेश यादव बदल गए हैं। 2017 में वो काम बोलता है कहते थे, आज वो पहले अपनी सफाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकारों के दौरान गुंडागर्दी का जो टैग लगा हुआ है वो टैग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के साथ हो रहा था। हाल ही में एक गाने का वीडियो वायरल हुआ है, दबदबा है, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। अब इस गाने को सुनकर अखिलेश यादव परेशान हैं। वो जानते हैं कि ये गाना 2027 में उनकी लुटिया को डुबो सकता है। उन्हें याद है बिहार का चुनाव, जहां पीएम मोदी ने आरजेडी के खिलाफ भोजपुरी गाने पर मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, और इस गाने का चुनाव प्रचार उन्होंने किया था, उसका जिक्र किया था और बाद में क्या हुआ आपको पता है कि पूरा चुनावी मंजर बदल गया। अब अखिलेश यादव को यही डर है कि योगी आदित्यनाथ फिर से उन्हें माफियाओं का सरपरस्त साबित न कर दें, इसलिए वो डिफेंसिव हैं, बैकफुट पर हैं। लेकिन जब बात वोट बैंक की आती है तो अखिलेश के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसने 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में घुटनों पर खड़ा कर दिया, और वो है पीडीए। जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी अगर हिंदुत्व की बात करती रहती है और अखिलेश चुपचाप जातियों का समीकरण साधने में लगे हैं। आंकड़े देखिए, ये किसी झटके से कम नहीं है। आप अगर इन आंकड़ों को देखें, कुर्मी कोरी वोट 2022 में अखिलेश को 23% मिले और 2024 में ये उछलकर 34% हो गए, यानी ऑलमोस्ट 11% की बढ़त। गैर जाटव दलित जो कभी बीजेपी का बेस था वो 23% से बढ़कर 56% अखिलेश की झोली में चला गया। बहुत बड़ा फर्क है। जाहिर है बीजेपी को भी ये समझ आ गया है कि सिर्फ राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, जाति ने धर्म को बराबर की टक्कर दी है। अखिलेश अब खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन डरा हुआ है और इसीलिए वो पीडीए वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। पीडीए के वोट की डकैती हो रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। अब इस जातीय गोलबंदी को तोड़ने के लिए बीजेपी ने अपना सबसे पुराना और सबसे कारगर हथियार निकाला है, वो है राष्ट्रवाद का और ध्रुवीकरण का। जैसा कि आपको मालूम है कि चुनाव के ठीक पहले हर स्टेट में ये काम शुरू हो जाता है और जाति के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को भी अखाड़ा बना दिया। जी हाँ, मुद्दा था वंदे मातरम। सपा के विधायकों ने जब खड़े होने से मना किया तो योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्रद्रोह जैसा बता दिया और इसका संदेश बिल्कुल साफ था कि जो वंदे मातरम के साथ नहीं है वो देश के साथ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान के नाम पर शपथ लेते हैं लेकिन वंदे मातरम गाने में संकोच करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। सिर्फ योगी नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मैदान में उतर गए हैं।
गोरखपुर से लखनऊ तक उनका एक ही संदेश है, जाति भूलो हिंदू बनो। गौरतलब है कि जो वीडियो इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज की तारीख में मोहन भागवत भी आज यहाँ लखनऊ में मौजूद हैं और शाम को 8 बजे उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने जा रही है। चलिए, बीजेपी जानती है कि अगर 2027 जीतना है तो ओबीसी और दलितों को वापस सनातन की छतरी के नीचे लाना होगा। इसलिए योगी बार बार आक्रांताओं और बाबर का जिक्र कर रहे हैं। बार बार ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। अखिलेश यादव हिंदू बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, इटावा में केदारनाथ मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। तो चर्चा ये भी है कि वो मुख्यमंत्री को निमंत्रण भी भेजेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वो हमको बुलाना चाहते हैं तो वो कृष्ण जन्मभूमि का मसला भी उठाएं। अखिलेश यादव की कोशिश है कि बीजेपी उन पर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा न लगा सके, लेकिन इस कोशिश में भी वो अपने वोट बैंक मुसलमानों को भी नाराज कर रहे हैं और इसी नाराजगी का फायदा उठाने आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो ऑलरेडी इसका फायदा बिहार में उठा चुके हैं। ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश बाबू, जब हमारे घर बुलडोजर से टूटते हैं तो आप चुप क्यों रहते हैं? ये सवाल सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध भी लगा रहा है। अगर मुस्लिम वोट बटा तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप मंजूर नहीं है। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव ने जो है वो अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपनी पार्टी में साबित करके एक संदेश देने की कोशिश की है। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को डराकर वोट लेते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से बीजेपी हिंदुओं को डराकर वोट लेती है। और अखिलेश को इस बात का एहसास हो चला है, इसलिए उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े मुस्लिम चेहरों को पार्टी में शामिल कराया है। जाहिर है आजम खान के बाद वो एक तरह से इसे डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब आमने सामने की है। योगी का दांव है सुरक्षा प्लस सनातन, यानी माफिया को मारेंगे, मंदिर को सजाएंगे, सनातन को बढ़ाएंगे। उधर अखिलेश का दांव है कि जाति प्लस संविधान, यानी पिछड़ों को जोड़ेंगे और पुलिस की पोल खोलेंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या वो उस पुलिस को माफ करेगी जो थाने में रिश्वत लेती है, या क्या वो उस पार्टी को माफ कर देगी जिस पर गुंडों को संरक्षण देने, उन्हें सरपरस्ती देने का आरोप पिछले कई सालों से चला आ रहा है? जाहिर है योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, सबका यही कहना है कि 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में गुंडे पलते थे। जाहिर है ये महासंग्राम अभी शुरू हुआ है। 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, बल्कि यूपी की तासीर तय करने का चुनाव होगा। क्या बुलडोजर फिर चलेगा या साइकिल रफ्तार पकड़ेगी? फैसला आपका है और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें इस बारे में जरूर अपनी राय जाहिर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।